Hello student, let us start the new part, that is fractional part of x, है ना। हम बात कर रहे हैं अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस, इनइक्वालिटीज, ये सब हमने कर लिया है। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? ये जस्ट उसका अपोजिट है, किसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.2 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 3 है। तो इस 3 के अंदर, इस 3.2 को, इसमें एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी इसको बोलते हैं इंटीजर पार्ट, और एक डेसिमल पार्ट है। इसको इसको नाम देते हैं अपन फ्रैक्शनल पार्ट। क्या नाम देते हैं? फ्रैक्शनल। ये फ्रैक्शनल क्या होता है? ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे कि 8.3 है ना, तो बॉक्स ऑफ 8.3 तो 8 हो जाएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8.3 0.3 हो जाएगा। यानी जो इसका डेसिमल पार्ट है ना, वही। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखनी है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यानी अगर किसी भी क्वांटिटी का हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकालें, यानी एक्स क्या हो सकता है? वो 3.2 हो सकता है, वो 8.3 हो सकता है, वो 7.9 हो सकता है। लेकिन ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है ना, ये हमेशा याद रखना है कि ये 1 से छोटा होता है। ऑब्वियस ही बात है, 1 से छोटा होगा तभी ये फ्रैक्शन बनेगा। लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट कि इससे कंसेप्ट से क्वेश्चंस बहुत 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 ढेर सारे बनते हैं। तो आपका ये कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे कि 8.3 का फ्रैक्शन पार्ट तो 0.3 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ -1.4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, 0.4, 0.4, क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसको 1 में से माइनस कर दो, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा 0.6। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर? तो मैंने बोला था कि किसी भी नंबर को 1.4 को, 1.4 का जो बॉक्स है वो क्या होगा? -2। -1.4 का जो बॉक्स है वो -2 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि -1.4 का बॉक्स क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है वो -2 होगा, लेफ्ट इंटीजर। लास्ट लेक्चर देखो जाके, है ना। अब -2 में क्या ऐड करें, कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट ऐड करेंगे जिससे पॉइंट -0.4 आ जाए? तो वो 0.6 ही होगा। तो अगर नेगेटिव क्वांटिटी है, यानी अगर नेगेटिव क्वांटिटी है, तो फ्रैक्शनल पार्ट जो भी है उसको 1 से माइनस कर दो, और अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वो एज इट इज रखो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से हम किसी भी नंबर के, फॉर एनी रियल नंबर, हम कह सकते हैं कि उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? वो नंबर माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, तो आप बोलोगे सर 3.2 माइनस बॉक्स ऑफ 3.2। तो बॉक्स ऑफ 3.2 कितना होता है? 3 होता है, तो 3.2 माइनस 3, तो 0.2। अगर आपसे बोला जाता है कि -6.8 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, तो दैट इज 6.8 माइनस, और इसका इंटीग्रल पार्ट, -6.8 का इंटीग्रल पार्ट, तो -6.8 माइनस माइनस +7, और ये कितना आ जाएगा? 0.2। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 0.8 को अगर 1 से माइनस कर दिया होता तब भी आंसर आ गया होता। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, इस रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और कर लेते हैं -2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट। -2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव क्वांटिटी है, तो 0.2 को 1 से माइनस कर दो तो 0.8 आ जाएगा। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आंसर 0.8 हो गया। तो क्विकली कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बन जाए। जैसे 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, 2.9999 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9999, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, इसमें तो कोई फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं। भाई 3 तो एक इंटीजर है, और इंटीजर में कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, ये वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए। 3.001 का फ्रैक्शनल पार्ट है 0.001, -3.2, अभी -3.2 है, तो 0.2 को 1 से माइनस करेंगे तो 0.8 आएगा, है ना। ये समझ में आ रहा है। और इसी तरह अगर ये वाला कंसेप्ट देखो, आ, अगर आप देखोगे कि ये -0.3 है, -0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 0, एज इट इज, कहीं दिक्कत है ही नहीं। तो क्लियरिटी बहुत अच्छी से होनी चाहिए, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी समझ में आने लगती है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 1 के बीच में। और ये जो क्वांटिटी है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 हो जाएगा किसके लिए? अगर एक्स इंटीजर है, एक्स इंटीजर है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, मुझे लगता है ना। तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 1 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, नो।
क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट तो नाम ही फ्रैक्शन का है, डेसिमल का है, तो 1 के कैसे इक्वल हो जाएगा, 1 से छोटा रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं होता है, ये चीज याद रखनी है आपको बस, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 हो जाए तो बिल्कुल गलत हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाए सारे इंटीजर के लिए, ये सही है। जितने भी दुनिया में इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं 3 4, उसका फ्रैक्शनल पार्ट सबका क्या होगा, 0 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस, ये रॉन्ग है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो होता है एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है, बी ऑप्शन। तो इसमें कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, जैसे कि अगर आपसे कोई बोला जाए कि -2.8 का फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करो, तो दो वे है। जो 0.8 है उसको 1 से माइनस कर दो तो 0.2 आ जाएगा। और दूसरा ये है कि हम अगर ये फॉर्मूला यूज करें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, ये जो फॉर्मूला है या ये जो कंसेप्ट हमने आपको बताया है, तो इसका मतलब हमारे पास हमें ये चाहिए -2.8 का फ्रैक्शनल पार्ट, -2.8 का फ्रैक्शनल पार्ट यानी -2.8 माइनस -2.8 का बॉक्स, तो -2.8 तो एज इट इज, और -2.8 का बॉक्स -3 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर 0.2 आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल चीज है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि बॉक्स ऑफ एक्स 4 है, अच्छा बॉक्स ऑफ एक्स 4 है तो एक्स की वैल्यू 5 और 4 से पहले, 4 से बीच के बीच में होगी, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ये चीज समझ में आनी चाहिए, एक्स 4 से 5 के बीच में होना चाहिए 100%। अगर एक्स 4 से 5 के बीच में है तो डेफिनेटली आंसर क्या है, 4.3 है लॉजिकली, है ना। और दूसरा ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 है, तो एक्स की जो फंक्शनल डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि एक्स इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट मिलके बनता है, दोनों को ऐड कर दो, 4 और 0.3 को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा, है ना। चीजें सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा जैसे ये क्वेश्चन है डिस्कशन करने के लिए कि अगर एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, देखो समझना, एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है ना, तो एक्स की वैल्यू अगर 2 से 3 के बीच में है तो बॉक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 100% 2 हो जाएगा। एनी डाउट इसमें, भाई एक्स की वैल्यू 2.2 हो, 2.3 हो, 2.5 हो, तो बॉक्स ऑफ एक्स तो 2 हो जाएगा 100%। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, तो इसका मतलब एक्स हमें पता नहीं वेरिएबल है, और बॉक्स ऑफ एक्स लेकिन हमें पता है 2 है, तो क्या हो जाएगा x-2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा x-2, अगर एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है ना। अब इसका रिवर्स पोर्शन भी पूछा जा सकता है, यानी ऐसे भी दिया जा सकता है, यानी आपसे बोला जाए कि अगर ये है, इफ ये है तो व्हाट इज एक्स, तो एक्स की आपका आंसर होगा सर एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगा, है ना। तो वाइस वर्सा भी आपको पूछा जा सकता है और आपको आना चाहिए, वाइस वर्सा भी बहुत आना चाहिए, है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये सब रिमार्क्स जो ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिमार्क्स एंड ऑब्जर्वेशन की बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को ये बहुत सिंपल कर देता है। यानी कहीं ना कहीं आपको इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करना सीखना है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आईआईटी जेईई की तैयारी के अंदर जो फोकस होता है वो किस तरफ होना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ गधा मजदूरी करके ही आईआईटी जेईई में सिलेक्शन नहीं हो जाता है, एक स्मार्ट स्टडी और एक वैल्यूएबल इनपुट अगर हम देते रहेंगे टाइमली और डिसिप्लिन वे में, तो डेफिनेटली हम आईआईटी क्रैक कर सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर चीज जो होती है ना, जो हम लोग सब मिस कर जाते हैं, वो होता है वैल्यू एडिशन इन योर कंटेंट। यानी ठीक है, ये चीज जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये चीज़ मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंट है, ये रिमार्क में भी लिख दिया मैंने, और मैंने बोला कि ये बार बार अप्लाई होगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन को आसान भी कर देगा, और लेकिन आपने कैजुअल ले लिया इसको, यानी आपने इसकी डेप्थ को अंदाजा नहीं किया। इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक स्किल है, यानी एक तरह का एक पर्टिकुलर स्किल है जिससे बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर ये क्या है, तो ये इसको आप यूँ समझो कि अगर एक्स इंटीजर है, लेट अस सपोज एक्स इंटीजर है, लेट अस सपोज एक्स 3 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 0। और एक्स अगर 3 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x यानी -3 का फ्रैक्शनल पार्ट वो भी 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप, यानी इन अगर एक्स इंटीजर है तो इन दोनों का एडिशन भी कितना आएगा, 0 आएगा। ये चीज क्लियर हो रही है। अब अगर मैं लेकिन ऐसा बोलूँ कि सर नहीं, एक्स 3.2 है, तो -x कितना होगा, -3.2। अब यहाँ से चीज समझनी है, तो x का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0.2, और नेगेटिव ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो रहा है, -3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट वो 0.8 हो रहा है। अब दोनों का एडिशन किया तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये चीज समझ में आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इससे क्या होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। कहीं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ है और हमें ये पता है कि वो इंटीजर है, तो डायरेक्ट आंसर जीरो हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन बहुत जगह होता है, जैसे अगर एक्स टू है, एक्स इंटीजर है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है, बिल्कुल जीरो हो रहा है, तो टू होगा ही, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो ये चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेंगी, और अगर चीजें हमें समझ में आती रहेंगी तो कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत आसानी होती है, धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर बनता है, ये याद है। अच्छा, इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, डायरेक्ट आंसर हम बोल सकते हैं हमारे, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स ये वन होता है इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर, इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर। और अगर आप सॉल्व करना चाहो तो 0.9 आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.9 होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 0.9 वो 0.1 होता है ना। 0.9 का जो हिस्सा है उसको वन से माइनस कर दो। आप बोलो सर नहीं सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल बेसिक स्टेप से करो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, ये होता है, तो एक्स हमारा कितना है, -0.9, और बॉक्स ऑफ -0.9 कितना होता है, बॉक्स ऑफ -0.9 वो जीरो होता है, नो सॉरी -1 होता है, तो -0.9 माइनस माइनस प्लस माइनस -1 होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 -0.9 कितना होगा, 0.1। तो ऐसे भी कर सकते हो, तो यहाँ से भी आंसर बना रहा है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली अगर प्रॉपर्टी पता है तो हम बहुत जल्दी से टाइम सेव कर सकते हैं, एग्रीड। तो ये चीज़ होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बताया था, वैसे हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये चीज समझ में आ रही है कि लेट अस सपोज अगर हमारे पास वाई ग्राफ बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट यूज करना होता है, यानी एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए वाई कैलकुलेट करते हैं, और उन पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन में मार्क करते हैं और डॉट्स को जोड़ देते हैं, यही करते हैं ग्राफ बनाने के लिए, है ना। एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, है ना, एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम पॉइंट्स को जोड़ते हैं, बेसिकली ये काम करते हैं, है ना। और अगर ये चीज समझ में आ रही है तो चीजें बहुत क्लियर होंगी। जैसे कि हम ग्राफ रखते हैं यहाँ पे, नोटिस करो, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। तो हम इसको मार्क भी कर लेते हैं, जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ठीक है ना। अब मैं रेड लाइन से तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, बहुत शान से समझिएगा। ये हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा किसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में। तो जो भी हमारा आंसर होगा ना, जो भी आंसर होगा वो कभी भी 1 के ऊपर तो नहीं जाएगा, 0 से 1 के बीच में, यानी वाई की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा तो नहीं आएगी, ये समझ में आ ही रहा होगा आपको। और नेगेटिव तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपका 0 से 1 के बीच में होता है, ये भी हमने आपको समझाया था। तो अगर हम देखते हैं कि अगर एक्स की वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, जैसे एक्स सपोज करो आपका होता है 0.3, तो फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना होगा, 0.3 होगा। एक्स होता है 0.1, तो फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना होगा, 0.1 होगा। एक्स होता है 0.9, तो फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना होगा, 0.9 होगा। तो अगर 0 से 1 के बीच में है तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो कितना होगा, जो आपका एक्स होगा वही होगा, 0 पे 0 होगा, 0.1 पे 0.1 होगा, 0.2 पे 0.3, और 1 पे कितना होगा, 1 पे तो 0 होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर 0 होता है। अब जैसे हम आगे बढ़ जाते हैं, सर 1 के बाद 1 से 2 के बीच में से 1.1 पे 0.1 होगा, 1.2 पे भी 0.1 होगा, 1.9 पे 0.9 होगा, है ना, ये समझ में आ रहा है। और 1 पे 0 होगा, 1 पे कितना होगा, 0, और 2 पे भी 0 होगा, वापस से 0 आ जाएगा। यानी अगर x की वैल्यू 1.3 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.3 कितना हो जाता है, 0.3 हो जाता है ना। तो ये ग्राफ आपको दिखेगा इस टाइप का, कहीं भी जाओ 0 से 1 के बीच में होगा, और इस टाइप का, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.1, तो वो 0.9 होगा, यानी ऊपर जाएगा, -0.1 पे 0.9, यहाँ पे इस टाइप का ग्राफ दिखेगा। ये ग्राफ आपको याद रखना है। और इसी में अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बना दूं, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद है, लैडर शेप होता है,
यानी 0 से 1 पे 0 हो रहा है, और 1 पे 1 आ जाएगा। 1 से 2 पे 1 हो रहा है, रिफ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 का कितना होता है, 1 होता है। 1 से 2 के बीच में कितना होता है, 1 होता है। और 2 पे 1 आ जाएगा, 2 पे 2 आ जाएगा, फिर 2 से 3 के बीच में 2 होता है। तो एक लैडर शेप बन जाता था, रिमेंबर, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो दोनों ग्राफ याद होने चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो लैडर शेप होता है, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ का ग्राफ होता है ये पीरियोडिक होता है। ये ग्राफ का जो टाइप होता है उसको पीरियोडिक कहते हैं, यानी वैल्यूज रिपीट हो रही है। 0 से 1 के बीच में 0 से 1 आ रही है, 1 से 2 के बीच में 0 से 1 आ रही है, 2 से 3 के बीच में 0 से 1 के बीच में आ रही है। यानी हर इंटीजर के बाद वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। 0 से 1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, तो ग्राफ चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। वैसे ही दूसरा इंटीजर स्टार्ट हो गया, दूसरा पीरियड स्टार्ट हो गया, तो वापस से ये वैल्यू रिपीट हो रही है। तो ये आपको प्लॉट करना है। ये प्लॉटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है कि उससे बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। तो विद दिस हमने अभी जो पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़े हैं, और बेसिक्स पढ़े हैं, बिल्कुल बेसिक्स। ऐसा नहीं कोई एडवांस पढ़ लिया। हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि बेसिक्स हमने पढ़ी, कि बॉक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बॉक्स ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है। बॉक्स ऑफ एक्स अगर के बराबर है तो एक्स की वैल्यू डेफिनेटली k+1, और के एट द मोस्ट इक्वल या बड़ी होगी, ये पढ़ा। हाँ, के यहाँ पे ऑब्वियसली इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि अगर के इंटीजर नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। और इसका ग्राफ पढ़ा, है ना, राइट मोस्ट राइट इंटीजर जो कहते हैं वो होता है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का भी बेसिक पढ़ा हमने। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का भी हमने क्या पढ़ा, बेसिक पढ़ा, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बेसिकली एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स होता है। इसकी जो वैल्यूज होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ये है पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑब्वियस सी बात है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर 0 होता है, और ग्राफ दोनों का ग्राफ पर, ग्राफ को भी हमने बस इंट्रोड्यूस किया है, जस्ट दिखाया है कि ग्राफ ऐसा दिखता है। ग्राफ को बनाने के लिए y को प्लॉट का, y और x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिस्टम से x को लिया, y क्या आएगा, डॉट्स को जोड़ा तो ग्राफ नजर आ गया, तो उस ग्राफ को हमने बना। विद दिस, ये जो मॉड्यूल था इसके अंदर हमने अगर आप नोटिस करो तो इस मॉड्यूल के अंदर हमने कोशिश करी थी कि इन टॉपिक्स को फिनिश आउट कर लें। कौन कौन से, इनइक्वालिटीज वो हो गया, मॉडुलस हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया। अब बस लॉग रह रहा है, तो लॉग हम डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। एक बार अगर कुछ छोटा मोटी चीज रह रही होगी तो हम उसको देख लेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट हो तो यू कैन कनेक्ट विथ मी कबीर 1989 @gmail.com। if you require personal guidance, coaching, any kind of thing, you can connect with me. Okay, चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय।